हेलो दोस्तों, मैं रोहन स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। अगर आप किसी भी ट्रांसलेटर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए सही प्लेटफॉर्म है। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेज का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज डे फर्स्ट है। और भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सीरीज ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आप वहाँ से जाके पर डे एक वीडियोज़ अपलोड होती हैं। आप पर डे थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। आपका एक महीने बाद लगभग आप देखेंगे पीछे मुड़ के तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ा सिलेबस आपका बड़े आसानी से कवर हो चुका है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इडियम फ्रेज का आज डे फर्स्ट। जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ट्रांसलेटर एग्ज़ाम्स के प्री एग्ज़ाम्स, उन सब में ये आता है। इडियम फ्रेज एक मेजर पोर्शन है। 4-5 सवाल कम से कम आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इसकी तैयारी अच्छे से करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत से लोगों का सवाल है कि इडियम फ्रेज याद नहीं होता, बहुत बोरिंग है, क्या किया जाए। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट उपाय जो मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करता हूँ वही आपको बताता हूँ। क्या है कि इसको एक कहानी बना के याद कर लीजिए, है ना। कोई भी चीज़ वर्ड है उससे कहानी बनाइए। कहानी आपको याद रहती है, क्योंकि आप 3 घंटे की मूवी देख के आते हैं, आपसे 6 महीने बाद भी पूछा जाए कि उसमें क्या हुआ था, आप बता देते हैं। लेकिन आप वहीं 3 घंटे एक किताब पढ़िए, अगले दिन पूछा जाए तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो कहानी जो है ना, कहानी हमें याद रहती है, खासकर जो देखते हैं सुनते हैं एक साथ, तो वो ज़्यादा याद रहती है। तो मैं इसे कहानी के रूप में आपको बताने की कोशिश करूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि आपको वीडियो देखते ही याद हो जाए। नहीं हो, अगर याद हो पाता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, है ना। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्लीज हिल। एक्लीज हिल आता है। एक्लीज हिल का मतलब क्या है, देखिए इसको कहानी से कैसे जोड़ूँ। यूरोप की एक कहानी ऐसे याद रख लीजिए कि यूरोप की एक कहानी है कि एक एक्लीज नाम का एक बच्चा था, ठीक है। बड़े ध्यान से, एकदम पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि पढ़ाई में पेशेंस और सफलता में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा था और उसका हर एक अंग जो है ना वो कमज़ोर था, मतलब थोड़ा सा भी गिरता था तो उसका अंग टूट जाता था। तो गॉड, उनकी माता जो है, एक्लिस की माँ जो है, वो प्रार्थना करती थी भगवान से, हे भगवान क्या करें नहीं करें, बच्चा तो बड़ा कमज़ोर है, अब क्या कर सकते हैं, बच्चा तो अपना ही है। तो भगवान एक दिन उसकी तपस्या से खुश हुए, बहुत पूजा पाठ करती थी। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि एक्लिस को एक नदी का नाम बताया कि उस नदी में जाओ, और जब रात हो तो उस टाइम पे उसको जितना भी अंग उसका उस पानी में तुम डुबोगी, ठीक है, यानी कि उसको जितना डुबकी अगर वो लगा लेगा, जितना भी अंग उसका पानी में जाएगा उस टाइम पे, वो अंग जो है बहुत मजबूत बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी माँ ले गई, और माँ कह रहे तो क्या करे। अब ऊपर से सोचा कि भाई इसका दिमाग तो बहुत मजबूत होना चाहिए, हर एक बात पे ये रोता है, घबराता है। तो उसको क्या कि उल्टा पकड़ ली, यानी उसका पैर जो है अपने हाथों में पकड़ ली ऐसे, और इसका सर जो है नीचे कर दी, है ना, और पानी में डुबकी ऐसे नीचे की तरफ उसको पानी में डाला। तो ये जो हाथ से जो उसका हिल पकड़ी थी, एड़ी पकड़ी थी, वो उसके हाथ में रहा, बाकी सारा पोर्शन जो है वो पानी में गया। तो जब सारा पोर्शन गया तो वो सब कुछ तो मजबूत हो गया, लेकिन ये जो एड़ी जिससे वो हाथ पकड़ के रखी थी, है ना, वो ऊपर ही रख ली। तो एड़ी जो है उसका वो कमज़ोर रह गया, है ना। तो हील जो है उसका कमज़ोर रह गया, बाकी सारा शरीर उसका मजबूत हो गया एक्ली का। तो इसी से कहावत एक बन गया, एक्लीज हील, यानी कमज़ोर पक्ष। तो एक्ली का क्या कमज़ोर पक्ष था, उसकी एड़ी। तो याद आपको आ जाएगा कि हील जो है, एक्ली का जो हील है वो उसका कमज़ोर पक्ष है। क्लियर हुआ आप कुछ। और इसको इंग्लिश में देखिए क्या है, ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, बहुत छोटा लेकिन बहुत नुकसान है, क्योंकि दुश्मन को अगर पता चल जाएगा तो एड़ी पे ही वार करेगा। तो ऐसे याद रख लेंगे कि एक्लीज का जो हिल है वो उसका कमजोर पक्ष था, ठीक है। सेकंड है ऐड फ्यूल टू फायर। अब ये ना आग में घी डालने का काम, हिंदी में सुना होगा, यानी किसी भी चीज़ को बढ़ाना, तो उसी को कहते हैं आग में घी डालना, ऐड फ्यूल टू द फायर। अब फायर में अगर पेट्रोल डीजल डालेंगे तो आग और बढ़ेगा ही ना, ये तो आसान है। टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कोई स्थिति चल रही है, अब उसमें जाके कह, मतलब कोई मामला शांत हो रहा हो, ठीक है, अब उसमें आप जाके कह दे कि नहीं नहीं नहीं, इसी ने तो किया था, इसने मेरे घर भी चोरी की थी, कोई चोर अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसको छोड़ के जा रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया। अगर आप भी उसमें मैटर, वो क्या कर दिया आपने, आग में घी डाल दिया एक तरीके से, तो मैटर और उबाल पकड़ लेगा, है ना। एड फ्यूल टू द फायर। थर्ड है एन आर्म चेयर जॉब। देखिए, एक आराम कुर्सी होती थी पहले के ज़माने में, दादाजी लोग ऐसे घूमती रहती थी, आगे पीछे पेंडुलम की तरह, और उस पर बैठे रहते थे। याद है आपको, मिर्ज़ापुर सीरीज आपने देखा होगा, तो उस पर जो वो जो है इनके पिताजी कालीन भैया के, वो आराम कुर्सी पे बैठे रहते थे हमेशा, और घूमते रहते थे, झूलते रहते थे। तो आराम कुर्सी क्या है, उसमें आराम से एकदम हाथ रख सकते हैं, पैर रख सकते हैं, और झूलते रहिए। आर्म चेयर जॉब मतलब आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, यानी ऐसी नौकरी देखते हैं अफसर लोग को, काफ़ी आराम कुर्सी रहती है वहाँ पे, और आराम से
वो जॉब करते हैं और आय भी उनकी अच्छी होती है। तो गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, काफ़ी आरामदेह नौकरी को हम कहते हैं एन आर्म चेयर जॉब। जॉब का मतलब नौकरी हो गई, तो आर्म चेयर मतलब आरामदेह नौकरी। क्लियर हो रहा होगा? नहीं क्लियर हो तो वीडियो पॉज करके एक बार उसको पढ़िएगा, खुद से समझ में आ जाएगा। वीडियो दोबारा देख भी सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। चौथा है एन एक्स टू ग्रिंड। एक्स का मतलब होता है क्या? कुल्हाड़ी, जिससे पेड़ों की कटाई की जाती है। और ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब होता है उसको, जैसे कि देखते होंगे कि जब कुल्हाड़ी जब कमज़ोर पड़ जाती है, कुछ नहीं कटता है, तो उसको धार लगाते हैं, सान चढ़ाना जिसको कहते हैं, है ना, उसको तेज करते हैं। किसी भी चीज़ पे, पत्थर वगैरह पे उसको रगड़ते हैं तो तेज हो जाता है। तो यानी एक्स टू ग्रिंड। मान लीजिए कोई आदमी है जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो अपना कुल्हाड़ी जो है उसको तेज कर रहा है बार बार पत्थर पे घस के। इसका क्या मतलब है? उसका कोई उद्देश्य जरूर है जिसको वो पूर्ति के लिए अपने कुल्हाड़ी को तेज कर रहा है। यानी उसका स्वार्थ क्या है कि वो लकड़ी काटना चाहता है, लकड़ी काट के पैसे कमाएगा। तो यानी स्वार्थ से भरा उद्देश्य। कोई ऐसे इंसान कुल्हाड़ी को तेज तो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा ही ना उसका। तो वही है, स्वार्थ से भरा उद्देश्य एंड एक्स टू ग्रैंड। समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन, यानी कोई भी चीज़ जो स्वार्थ रीजन, स्वार्थवश जो किया जाए उसी को कहेंगे एन एक्स टू द ग्रैंड। ठीक है। पांचवा है आयरन व्हील। आयरन व्हील का मतलब है दृढ़ इच्छा शक्ति। देखिए कहते हैं ना आयरन व्हील, एकदम लौह पुरुष जैसा सुनते हैं। किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों कहा जाता है? लौह पुरुष का मतलब क्या है? ऐसे तो नहीं कि उनके शरीर में लोहा था, मतलब जो सोचते थे, जो कहते थे, उस पर अडिग रहते थे, अटल रहते थे, है ना, एकदम सोच लिया तो करना है, इस तरह का दृढ़ इच्छा शक्ति। तो आयरन विल दृढ़ इच्छा शक्ति। स्ट्रॉन्ग विल पावर, विल पावर को इच्छा शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट एन ओल्ड फ्लेम। देखिए फ्लेम, फ्लेम का मतलब क्या होता है? जब मोमबत्ती जलती है तो उसके ऊपर ऐसे जो आग की लपटें रहती हैं, फ्लेम, वही है फ्लेम। ओल्ड फ्लेम, इसका क्या मतलब हुआ कि पुराना। पुराना फ्लेम तो कहे नहीं, पुराना फ्लेम से क्या याद रखना है आपको? पुराना प्यार। अक्सर जो यंगस्टर्स होते हैं, ठीक है, इस एज में, उनको पुराना प्यार। तो ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या हो गया? पुराना प्यार, है ना। यानी ओल्ड से याद रखेंगे पुराना, और फ्लेम का मतलब आग की तरह, यानी कि वो आपका जो प्यार था, जो प्यार आप किसी से करते हैं या किसी भी चीज़ से आपको प्यार होती है, जॉब से प्यार है, ट्रांसलेटर के जॉब से प्यार है, तो आप में एक आग की तरह ऊर्जा होती है ना। तो आप याद रखेंगे फ्लेम से रिलेट करेंगे अपने प्यार को, और ओल्ड मतलब पुराना। तो पुराना प्यार क्या हो जाएगा? अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट। किसी के साथ आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो उसी को कहेंगे ओल्ड फ्लेम। ठीक है। 7 है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड हेड, ओल्ड हेड का मतलब क्या हुआ? पुराना मस्तिष्क, पुराना सर, है ना। और यंग शोल्डर, यंग शोल्डर किसे कहते हैं? नौजवान कंधे, यानी जो नौजवान लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके अगर उनका हेड हटा के ऐसा मान के चलिए कि अगर ओल्ड हेड लगा दिया जाए, पुराने आदमी का हेड, तो पुराना आदमी का कहने का क्या मतलब है? काफ़ी ज़्यादा वो जो पुराना हेड है, यानी जो पुराने लोग हैं, जो थोड़े से एजेड हैं, ओल्डर पीपल हैं, ठीक है, वो काफ़ी समझदार होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस देख चुके, मतलब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत सारे चीज़ों में देख चुके हैं, बहुत सारे सिचुएशन हैंडल कर चुके होते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम अपने लाइफ को वो उतने सालों तक अच्छे तरीके से जी के उस एज तक पहुँचे हैं। तो ओल्ड हेड के पास क्या है? काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। और अगर वो हेड आपकी, मतलब वो समझदारी अगर आप में आ जाए, यंग शोल्डर्स पे आ जाए, यानी आप उतने समझदार हो जाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना। यानी कोई नौजवान बच्चा है, कोई नौजवान है, वो ओल्ड हेड रखता है, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदार है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है। अगर कोई बच्चा, कोई इंसान अगर नौजवान है और बात करता है काफ़ी समझदारी भरी, तो आप कह सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। क्लियर हो रहा होगा। 8 है एन ओलिव ब्रांच। ओलिव ब्रांच का मतलब देखिए शांति निवेदन। ओलिव ऑयल भी लगाते हैं बहुत लोग, ओलिव ट्री होता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी एक फ्रूट छोटा छोटा पाया जाता है, तो काफ़ी एकदम जितना ज़्यादा शांति से, शांति का प्रतीक एक तरीके से मान सकते हैं उसको। तो ओलिव ब्रांच क्या हो गया? शांति निवेदन, यानी पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी। पहले ट्रीटी साइन होते थे, दो राजाओं के बीच में समझौते होते थे। तो ओलिव ब्रांच का क्या मतलब है? कि शांति निवेदन। ओलिव ट्री शांति का प्रतीक, तो उसी से शांति निवेदन आप याद रख सकते हैं। 9 है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, है ना। और एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कोई मान लीजिए ऐसा सेब है जिसके वजह से, एक ही सेब है और दो भाई हैं, बच्चे हैं दो, लड़ रहे हैं, तो वो एप्पल क्या बन गया?
वो झगड़े का कारण बन गया, है ना। अगर वो एप्पल एक नहीं होता या एप्पल आता ही नहीं उस दिन, तो बच्चे एप्पल को ना देखते ना लड़ाई करते। तो वो एप्पल जो है वो झगड़े का कारण बन गया। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब याद रखिएगा झगड़ा, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। वो जो एप्पल था वो झगड़े का कारण बन गया। देखिए इसका क्या मतलब है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब वही होता है विवाद। क्या होता है, विवाद। तो कोई एप्पल है जो डिस्प्यूट, झगड़े का कारण बन गया। अब यहाँ पे एप्पल ही नहीं जरूरी है, याद रखने के लिए मैं ये कहानी या जो भी ये बता रहा हूँ आप ऐसे याद रखेंगे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। कोई भी चीज़ हो सकता है, कभी ज़मीन जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन सकता है, कभी आपकी प्रॉपर्टी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन सकती है, ठीक है। अगला है एप्पल ऑफ वंस आई। देखिए वंस आई का मतलब क्या है, वन के जगह पे आप योर लिख दीजिएगा तो योर्स आई हो जाएगा, ही है तो हीज आई हो जाएगा, है ना। मतलब वंस आई यानी किसी के आंख का, एप्पल, एप्पल तो होगा नहीं, मतलब किसी की आंख का दुलारा, प्यारा। बच्चे जो होते हैं अपने माँ की आंखों का तारा होती है, आंखें का दुलारा प्यारा होते हैं, ठीक है। तो दुलारा प्यारा, है ना। हिंदी में भी मुहावरा तो है कि आंखों का तारा होना, तो दुलारा प्यारा हो गया, एप्पल ऑफ वंस आई। वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन, काफ़ी ज़्यादा जो लवेबल है और काफ़ी नज़दीकी का कोई है। तो फिर सेकेंड 11th है एप्पल पाई ऑर्डर। देखिए 3 आ गए ना एप्पल, एप्पल से आपका एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब हो गया बिल्कुल ठीक हालत में। कोई भी चीज़ जब सही अवस्था में रहे, जैसे बुक जहाँ से लिए वहीं रख दिए, कोई भी चीज़ जब एकदम व्यवस्थित सुव्यवस्थित ढंग से होता है तो उसे कहते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, है ना। जो जिस क्रम में है उसी क्रम में अगर कोई चीज़ रखा है, अगर एप्पल एकदम क्रम में रखा है, ऑर्डर में रखा है। देखते हैं जैसे सेब वाले जब सेब बेचते हैं तो ऊपर में भी एप्पल रखते हैं, उसके ठीक नीचे एकदम सजा सजा के एप्पल रखते हैं। तो यानी एकदम क्रम में जब एप्पल को रखा जाए तो क्या कहेंगे, एप्पल पाई ऑर्डर, बिल्कुल ठीक हालत में। यानी कि जो कोई भी चीज़ जब एकदम सही हालत में है तो एप्पल पाई ऑर्डर, इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट है 12 एट अ लॉस। देखिए जब किसी को घाटा होता है, लॉस का मतलब क्या हुआ, घाटा, है ना, नुकसान। क्या है, नुकसान। जब नुकसान होता है तो आप कोई भी चीज़ निर्णय नहीं ले सकते। आपको बहुत बड़ा कंपनी चला रहे हैं, बहुत बड़ी, आपको नुकसान हो गया तो आप उस समय क्या कहते हैं कि मुझे छोड़ दो अकेला, मैं अभी नहीं सोच सकता। या कोई भी डिसीजन जो बहुत बड़ा डिसीजन होता है वो आप बाद में लेते हैं, क्योंकि उस समय आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि आप कुछ भी डिसाइड कर सकें। तो एट ए लॉस का याद रखेंगे कि निर्णय न ले पाना। ऐसे याद रखेंगे कि जब आपको लॉस है तो लॉस हुआ तो आप कोई भी डिसाइड, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना। तो निर्णय न ले पाना, टू बी अनेबल टू डिसाइड, यानी आप उस अवस्था में नहीं है कि कुछ भी निर्णय ले सके, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एट अ पिंच। पिंच का मतलब नहीं, डोंट पिंच, मतलब जैसे नहीं कहते चींटी काटना किसी को, है ना, चींटी काटते हैं ऐसे उंगली से। तो एट अ पिंच, जब आपको कोई पिंच कर देता है कस के, है ना, तो आप क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एकदम तिलमिला उठते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप पैनिक हो उठते हैं, है ना, काफ़ी दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। एट अ पिंच यानी जैसे ही पिंच हुआ तो आप समस्या में चले जाते हैं। समस्या में होना यानी क्या क्या मतलब हो गया कि आपका जो सिचुएशन है, जब तक पिंच, वो जो दर्द आपका करता रहेगा तो आप समस्या में रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम में रहते हैं। तो इन अ ट्रबल, तो जैसे ही पिंच हुआ तो आप समस्या में आ गए। ऐसे कंफर्टेबल बैठे थे, पिंच कोई कर दिया, समस्या में आ गए। याद रखिएगा, एट अ पिंच, समस्या में होना। एट आर्म्स लेंथ नहीं कहते, जैसे याद होगा कि बचपन में आप लोग जब प्रेयर करते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, तो टीचर कहते थे कि टेक 1 हैंड डिस्टेंस, 1 हैंड डिस्टेंस। तो वही है, एक हाथ की दूरी। अब नहीं कहते कि एक हाथ की दूरी बना के रखना, जैसे कि माता पिता हमेशा कहते हैं कि जो बच्चे तुम्हारी संगत में जो अच्छे नहीं हैं, है ना, जिनकी संगत मतलब जो बच्चे खराब हैं, है ना, जिनकी एक्टिविटीज़ अच्छी नहीं है, उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो बेटा, है ना, नहीं तो वो तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। थोड़ा सा आर्म्स लेंथ बना के रखो उससे। क्या मतलब है, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, है ना, थोड़ा सा उससे दूरी बना के रखना। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाना, ठीक है। एट आर्म्स लेंथ, दूर रखना, दोस्ती ना रखना, एक हाथ की दूरी बना के, मतलब याद रखिएगा, आर्म्स लेंथ, दूरी रखना, दूर रखना। नेक्स्ट है 15 डैगर्स ड्रॉन। देखिए डैगर्स का मतलब होता है छुरी, ठीक है। डैगर, खंजर इसका एग्जैक्ट मतलब कह सकते हैं कि क्या है, डैगर्स का मतलब होता है खंजर। खंजर एक लंबा सा, ऐसे ऐसे लंबा सा और ऐसे नुकीला होता था, और यहाँ पकड़ने वाला होता था ऐसे।
जो राजा महाराजा छोटे कमर के पास अपने रखते थे और जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकालते थे। जैसे मान लीजिए डैगर्स किसी ने रखा है, ड्रॉन का मतलब था खींचना। मयान में उसका छोटा सा एक ऐसा कवर होता था और उसमें वो रहता था, छुरी जो है उसमें कवर में रखा जाता था। तो ड्रैगर्स ड्रॉन, अगर कोई उसमें रखा हुआ है खंजर, उसको खींच ले तो वो कब स्थिति कब आती है, जब आपका दुश्मन आपके सामने हो या किसी से कट्टर दुश्मनी हो जाए और अगर आप उसके सामने जाते हैं तो डैगर्स ड्रॉन, वो भी अपना खंजर खींचता है, आप भी अपना खंजर खींचते हैं। तो कट्टर दुश्मनी होना, जब कोई कट्टर दुश्मन आपके सामने आ जाए तो तलवारें अपने आप खिंच जाती हैं मयानों से। तो याद रखेंगे डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होना, यानी टू हैव बिटर इनेमिटी होना चाहिए, ठीक है। तो डैगर्स ड्रॉन, कट्टर दुश्मनी होना। डैगर से याद रखेंगे खंजर, और खंजर कब खींचा जाएगा, जब कट्टर दुश्मन आपके सामने होगा। 16 है एट ईज। ईज का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आरामदेह स्थिति, कंफर्टेबल स्थिति जो होती है। एट ईज यानी चिंता रहित। एट ईज मतलब आराम से, चिंता रहित, कोई टेंशन नहीं। जब पेपर आप दे लेते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है या ट्रांसलेटर की जॉब, आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप क्या होंगे, एट ईज में होंगे, यानी चिंता रहित, कोई टेंशन नहीं। फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी, कोई भी चिंता, कोई भी कष्ट से आप मुक्त रहेंगे, ठीक है। एट ईज मतलब चिंता रहित। नेक्स्ट, एट वंस फिंगर एंड्स। देखिए, जब आपको कोई भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा, जैसे कोई बच्चा है जिसको आप जनवरी फरवरी सिखा रहे हैं बोलना, याद करना, 1-2 का बच्चा है, तो जब वो एकदम कंफर्म याद कर लेगा ना, तो उंगली पे काउंट करके कब गिनाएगा आपको, कि जैसे एक छोटी उंगली पे रखेगा पहले अंगूठा, फिर उसके बाद वाले पे अंगूठा रखेगा, ऐसे अंगूठे पे काउंट करके गिना देगा कि ये तो मेरे उंगली पे है, एकदम ऐसे ऐसे काउंट करके आपको बता देगा। यानी पूर्ण जानकारी होना। ऐसी स्थिति कब आती है कि जब आप उंगली पे ऐसे किसी को चीज़ को भी काउंट कर देते हैं, लो भाई 2 पूछ रहे हो तो मैं 5 बताऊंगा, लो काउंट करो ऐसे उंगली पे। तो पूर्ण जानकारी जब किसी टॉपिक के बारे में आपका होगा तो आप ऐसा करेंगे। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी भी टॉपिक के बारे में जब आपकी पूर्ण जानकारी होती है तो उसे कहते हैं एट वंस फिंगर एंड्स, यानी उंगलियों पे आप, उंगली एंड का मतलब क्या हुआ, खत्म, तो उंगली जहाँ खत्म होता है वहीं पे आप अंगूठा रखते हैं, यानी ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। देखिए, कुछ एक वर्ड, जैसे इतना लंबा है ना, इसमें आपको कोई एक वर्ड ऐसा पकड़ना है, उससे कोई कहानी बनानी है, आपको पूरे इडियम का याद हो जाएगा क्या मतलब है। सिंपल सा ट्रिक है, यही ट्रिक जो जान लिया वो समझदार है, नहीं तो बाकी रटते हुए रह जाते हैं। और देखिएगा, मैंने जितना बताया है मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिल्कुल आपको याद रहेगा, क्योंकि कहानी याद रहती है। यही स्मार्ट तरीका है, जो आप औरों से आप अलग ऐसी तरीके से पढ़ेंगे तो आप औरों से अच्छे मार्क्स लाएंगे, मतलब सफल जल्दी होंगे। एट वंस विट्स, विट्स का मतलब होता है कि विट का मतलब होता है बुद्धि। देखिए, वर्ड पावर भी आपका बढ़ रहा है, इडियम फ्रेज भी याद हो रहा है, हिंदी के मुहावरे भी जो संबंधित है वो याद हो रहे हैं, एक तीर से कई निशाने लग रहा है। तो यही फ़ायदा है अच्छे तरीके से पढ़ने का। देखिए, वन विट्स, विट का मतलब क्या हुआ, बुद्धि। अब बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि आया, फिर एंड आया, एंड का मतलब होता है खत्म, तो बुद्धि तो खत्म नहीं होगी, तो क्या मतलब हुआ इसका, विट्स एंड, यानी कि बुद्धि में जो सोचने की क्षमता है वो जब समाप्त हो जाती है ना। जब आप कुछ भी सोच रहे हैं, उस किसी क्वेश्चन को याद कर रहे हैं एग्जाम हॉल में, है ना, 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से आप सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं, लेकिन आपकी बुद्धि की सोचने की जो क्षमता है ना वो एंड है, खत्म हो गई, यानी इससे ज़्यादा आप नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब आती है, जब आप चकित नहीं, यहाँ पे उलझन कर लीजिएगा, उलझन की स्थिति होती है, कन्फ्यूज्ड कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन की स्थिति जब आती है। कन्फ्यूजन कब होती है, जो हम सोच नहीं पाते हैं कि ए ऑप्शन हम टिक लगाएं कि बी ऑप्शन टिक लगाएं, है ना, कन्फ्यूज्ड हैं काफ़ी। तो बुद्धि जब विट्स का एंड हो जाता है, यानी कि बुद्धि सोचने की क्षमता जब लास्ट पे चली जाती है, जितना सोच सकते हैं हम सोच लिए, अब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो विट्स एंड हो जाता है, तब ये उलझन की स्थिति है, यानी पजल्ड, कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड। देखिए, ये सब क्या हुए, ये सिनोनिम्स हैं, ध्यान रखिएगा, पजल्ड, कन्फ्यूज्ड और परप्लेक्स्ड, उलझन की अवस्था, ठीक है। फिर आता है 19 में एट सिक्सेज एंड सेवन्स। देखिए, अब ऐसे याद रखिएगा इसको, 6 क्लास में ये थे और 7 क्लास में जब आप पढ़े थे, 6 और 7 में जब रहते थे तो छोटे छोटे थे हम लोग, स्कूल से जब आते थे थक जाते थे तो बैग कहीं फेंकते थे, बुक कहीं रखते थे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स स्कूल में छूटा होता था, पेंसिल जो है हमारा कहीं और गिर जाता था, कोई मतलब नहीं। घर पे आते थे, पेंसिल आपको कहीं डस्टबिन में मिलता, कोई चीज़ किताब कहीं आपको किचन में मिल जाता, यानी कोई भी चीज़ हम सही से नहीं रखते थे। तो जब 6-7 में थे तो सारी चीज़ें हमारी क्या होती थी, अस्त व्यस्त होती थी, है ना।
यानी एप्पल पाई ऑर्डर में नहीं रहता था। एप्पल पाई ऑर्डर पढ़ा था ना, एप्पल और ऑर्डर, जब सेब बेचने वाला एप्पल को ऑर्डर में रखता है, यानी कि एकदम सही व्यवस्थित ढंग से रखना। तो एप्पल पाई ऑर्डर का क्या हो जाएगा हमारा, एंटोनिम्स हो जाएगा सिक्सेज एंड सेवन्स। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ हमने सीखा कि एप्पल पाई ऑर्डर हो गया व्यवस्थित ढंग से, और अस्त व्यस्त हो गया उसका अपोजिट, यानी सिक्सेज एंड सेवन्स हो गया उसका एंटोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अस्त व्यस्त, 6 और 7 में बच्चा जो है डिसऑर्डर रखता है, हर कुछ को इधर उधर अस्त व्यस्त करके रखता है। 6 एंड 7 याद आ जाएगा कि आप 6 7 में पढ़ते थे तो कुछ भी आपका व्यवस्थित नहीं रहता था। 20 एट स्टेक। स्टेक का मतलब होता है दाव, दाव पर रखना, है ना। सब कुछ, जैसे जैसे कोई गैम्बलिंग करते हैं, जैसे जुआ खेलना, गंदी बात, अच्छी बात नहीं है, तो ये दाव पर लगा देते हैं, सब कुछ दाव पे लगा होता है ना। या अब ऐसा समझिए कि कोई ज़मीन बेच के, कोई बहुत बच्चे मतलब जो होते हैं जिनके पास संसाधन की कमी होती है, तो उनके पिताजी ज़मीन बेच के पढ़ाते हैं, यानी सब कुछ दाव पे होता है। वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई आप ट्रांसलेटर का दे रहे हैं अगर, तो दाव पे लगा है, सबकी मेहनत, सबकी परिश्रम, सबका जो है पसीना मेहनत का, यानी आपके एग्ज़ाम पे टिका हुआ होता है। तो एट स्टेक, दाव पे लग जाना, है ना। अब तो या तो करो या मरो की स्थिति जब आ जाती है। तो एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड, रिस्क भी है और इनसिक्योर्ड भी है कि क्या है, तो यही है ना। सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सब दाव पे ही अपना सब कुछ लगा के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास बच्चा ही गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करता है। कोई करोड़पति या कोई बहुत बड़ा जो है, शायद ही उसमें से कुछ लोग होंगे, ऐसा नहीं करा कि कुछ नहीं, हर जगह है एक्सेप्शन, जो तैयारी करते हैं जिनको अपने बल पे कुछ करना है। नहीं तो मिडिल क्लास बच्चा अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। मैं भी मिडिल क्लास, सब लोग मिडिल क्लास वाले ज़्यादातर, नहीं तो सब कुछ अपना दाव पे लगाते हैं ना। इतनी संसाधन हम लोगों के पास नहीं होती है कि हाँ नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एट स्टेक का मतलब हुआ दाव पर, ध्यान रखेंगे। 21 है एट द 11th आवर। अब देखिए कोई भी चीज़, जैसे कि सेंटर माना जाता है 12 को, है ना, बीच में घड़ी के बीच में होता है 12। अब 12 बजे आपको मीटिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ऐसे याद रखिए, है ना। और आप 11th आवर यानी 11 जब बज गए तब आपकी नींद खुली, आपको याद आया अरे 12 बजे तो मेरा इंटरव्यू है किसी चीज़ के लिए, कंपनी में जॉब के लिए। अब उस समय एकदम आपको जब याद आया तो कह रहे अरे भाई अब क्या करोगे, मतलब अब तो लास्ट समय चल रहा है, 11 बज गए, अब 12 बजे आपको पहुंचना है, कैसे कैसे करोगे। तो 11th आवर का मतलब क्या हो गया, अंतिम समय में, यानी 12 बजे से ठीक पहले, यानी अंतिम समय में, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण में, अंतिम समय में। जैसे बहुत लोग एग्ज़ाम जाने से पहले पेपर 1 का जो मैंने पेपर दिया था देखा था, कुछ लोग एकदम पूरा बुक पलट रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर डिस्कस कर रहे हैं, भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मतलब परेशान है। अरे आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए ना। जो आप साल भर में नहीं पढ़े, 6 महीने में नहीं पढ़े, 3 महीने 2 महीने में नहीं पढ़े, वो आप 11th आवर में पढ़ लेंगे, हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, और कंफ्यूज होंगे। इसलिए एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा नहीं, एग्ज़ाम से पहले रिलैक्स रहिए, अब जो भी पढ़ा है उसे भरोसा रखना है। तो 11th आवर में तैयारी नहीं होती है, अंतिम समय में। 22 है बैक स्टेयर्स गॉसिप। देखिए जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है जिसने नौकर चाकर रखे हुए हैं, 2-4 नौकर पहले रहते थे, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा है, जब बहुत सारे उनके नौकर काम करते थे वहाँ उनके यहाँ, राजा महाराजा के यहाँ। तो वो जब राजा कहीं जाते थे ना, तो वो सब क्या करते थे कि बैक स्टेयर्स, यानी कि जब सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी के पीछे जाके छिप के सब लोग बात करते थे कि अरे भाई देखो ना, राजा साहब ने उनको तो माला दे दिया, हमको कुछ दिया ही नहीं, उनको ये कपड़ा दे दिया, वो कपड़ा दे दिया, और मुझे चांदी भी नहीं मिला, सोना भी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यानी आपस में एक दूसरे की शिकायत करते रहते थे। तो बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब होता है गपशप, क्या बोलते हैं इसको, गपशप। और बैक स्टेयर यानी सीढ़ी के पीछे छुप के नौकर क्या करते थे, गपशप। तो नौकरों के बीच का गपशप क्या कहलाता है, बैक स्टेयर गॉसिप कहलाता है। टॉक अमॉन्ग सर्वेंट्स, जो नौकर चाकर सीढ़ी के पीछे छुप के आपस में बात करते हैं, ऐसे याद रख लीजिएगा। अनफेयर टॉक्स, किसी की चुगली करना, शिकायत करना। तो नौकरे के बीच का गपशप क्या कहलाता है, बैक स्टेयर गॉसिप, ठीक है। डेली का टारगेट हमारा है 25 इडियम फ्रेज। 23 बैड ब्लड। देखिए बैड ब्लड नहीं कहते हैं कि शत्रुता, इसको कहते हैं शत्रुता। जो हमारा शत्रु होता है उसको हम कहते हैं ना गंदा खून है उसके अंदर। अगर अच्छा खून होता तो वो किसी से शत्रुता नहीं करता, है ना, मुझे धोखा नहीं दिया होता, ऐसा वैसा, है ना, वो सही तरीके से रहता, एक अच्छा नागरिक बन के रहता। तो उसमें गंदा खून है, किसमें, शत्रु में। तो जब किसी से शत्रुता होती है, बैड ब्लड उसको कहते हैं, है ना। इनमिटी, बिटर रिलेशन, किसी से जब खराब रिलेशन हो जाए, शत्रुता हो जाए, तो बैड ब्लड। इसी से रिलेटेड हमने एक और इडियम फ्रेज पढ़ा था, याद है, एट ड्रैगर्स डाउन, कट्टर दुश्मनी होना। वह ड्रैगर्स डाउन हो जाएगा, तलवारें खींच जाएंगी, खंजर खींच जाएगा। ये बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, ध्यान रखेंगे, लिंक करके पढ़े। बैग एंड बैगेज, देखिए बोरिया बिस्तरा नहीं कहते कि बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से निकल जाओ, या मैं यहाँ से दुबई से छोड़ के कोई इंडिया शिफ्ट हो गया, बैग एंड बैगेज,
लेके, तो बोरिया बिस्तर समेत। तो बैग एंड बैगेज, देखिए बैग का मतलब जो आप कंधे पे लेके जाते हैं, बैगेज और भी सामान जो हो गया, तो बोरिया बिस्तर लेके विथ ऑल बिलोंगिंग्स। जैसे कोरोना टाइम में बहुत लोग जब दिल्ली पंजाब जो काम करते थे वो अपना बैग एंड बैगेज लेके घर पे शिफ्ट हो गए, चले आए। ठीक है, 25th है, लास्ट है आज का हमारा, बेकर्स डॉन। देखिए बेकर कौन होता है, बेकरी शॉप याद होगा आपको, ऐसे समझते होंगे कि बेकरी शॉप से आप केक वगैरह ऑर्डर करते हैं, है ना, ये सब चीज़, तो बेकरी शॉप। तो वहाँ पे अब बेकर वाले क्या करते हैं, एक कहानी है कि जब शुरू में जब ये केक वगैरह लॉन्च हो रहा था, मतलब आया था कि हाँ केक भी होता है, ब्रेड भी होता है, तो जब बिकता नहीं था, है ना, उनका सेलिंग बहुत कम था, लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे दर्जन में कितने होते हैं, डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन में 12 होते हैं। लेकिन वो बेकरी वाले ने कहा कि भैया ऐसा नहीं है कि आप एक दर्जन, जैसे पहले दर्जन में बिकते थे, तो ब्रेड आप अगर 12 लोगे ना, एक दर्जन आप कहोगे, तो मैं आपको 12 नहीं दूंगा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा दूंगा, 13। यानी हम बेकर लोगों का, हम जो केक बेचने वाले लोग हैं, ब्रेड बेचने वाले लोग हैं, वो आप वहाँ पे आप एक दर्जन का मतलब 13 समझना, है ना, 12 भूल जाओ, बाहरी दुनिया में आप 12 काउंट करना, लेकिन मैं आपको 13 दूंगा, जितने भी बेकरी शॉप हैं सब आपको 13 देंगे। तो इससे क्या हुआ कि उसका सेलिंग बढ़ने लगा। तो बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13। ठीक है, यानी बेकर्स डजन, बेकरी वालों का डजन कितना होता है, एक दर्जन में बेकरी वाले कितना काउंट करते हैं, 13, 13, तो 13 इन नंबर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा आज का। ठीक है, 25 आपको याद हुए होंगे। आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, स्लो करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। ठीक है, और रिवीजन करिए अगले, क्योंकि फिर कल जो डे 2 होगा उसमें अगले 25 फिर इडियम फ्रेज में लाऊंगा, और इससे कुछ सवाल 5 इडियम फ्रेज में पूछूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको ये याद हो रहा है कि नहीं, जैसे आप बता दीजिए, इसका ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, एंड ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर ज़रूर बताइए, और इसका भी बताइएगा, मैं बता एट अ लॉस का कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और एट ईज़ का, 3 का कमेंट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, एट अ लॉस और एट ए इज़, 1 2 3 करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, और ये भी बताइए कि ये समझाने का तरीका कैसा रहा, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और फिर कल मिलते हैं इडियम फ्रेज के नए सेशन में। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और रोज़ पर डे वीडियो आ रही हैं। तैयारी अपनी अच्छी करिए, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि और अपना भी भला हो और औरों का भी भला हो, और लोग भी, मित्र जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। लाइक करें, मोटिवेशन बढ़ता है हम लोग का। ठीक है।